Good evening, students, and welcome to Mansarovar Law Center. I am Anil Gupta Mansarovar, and I'll teach you political science. लास्ट क्लास में हमने किया था प्राइम मिनिस्टर के बारे में. उनके लिए आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए. प्राइम मिनिस्टर कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अपनी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल कर सकते हैं? तो हमारी जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? इज देयर एनी लिमिट? तो वो लिमिट है 15%. 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, यानी 15% ऑफ 543, और ये इसका मतलब 82. तो प्राइम मिनिस्टर को मिला के टोटल यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? 82. आज की डेट में करीब 78 मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर. तो अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो अभी 4 और मिनिस्टर्स को अपनी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल कर सकते हैं. ये इस तरह से हमने आपको 2 ऑर्गन करा दिए यूनियन गवर्नमेंट के. पहला लेजिस्लेचर और दूसरा एग्जीक्यूटिव. थर्ड ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज जुडिशरी. और यूनियन लेवल पे हमारे यहाँ टॉप जुडिशियल बॉडी जो है उसका क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया. क्या इससे बड़ी भी कोई कोर्ट है? नहीं है. और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ी कोर्ट तो है. इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और इसी तरह से फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड हाईएस्ट जुडिशियल फोरम भी है. तो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड हाईएस्ट जुडिशियल फोरम. आपको क्या लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हो. तो सुप्रीम कोर्ट आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं? यस, सुप्रीम कोर्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 124. When our Supreme Court was established, our Supreme Court was established on 28th January 1950. इससे पहले हमारे यहाँ हाईएस्ट जो कोर्ट थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस्ड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. और फेडरल कोर्ट से पहले हमारे यहाँ हाईएस्ट कोर्ट क्या थी?
उसका नाम था प्रीवी काउंसिल। तो प्रीवी काउंसिल के बाद बनी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बनी तो ओरिजिनली उसमें कितने जजेस थे? तो 1 + 7। सुप्रीम कोर्ट के हेड को कहते हैं हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जज जो होते हैं उनको कहते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो ये 1950 में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बनी तो इसमें ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी 1 + 7, यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये स्ट्रेंथ कितनी हो गई है? 1 + 33 इज इक्वल टू 34, यानी एक चीफ जस्टिस और 33 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आता है कि हु वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो आपका आंसर होगा जस्टिस H.J. कानिया। जस्टिस H.J. कानिया। अब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या इनको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? ही इज 47th CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये आपको जैसे मालूम ही है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। और 46th कौन थे? ये थे श्री चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। आज तक कोई वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हुई है, पर सबसे पहली फर्स्ट वुमेन जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी? जस्टिस बीबी फातिमा। जस्टिस बीबी फातिमा फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी तक कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हुई है। आज की डेट में हमारे यहाँ 3 वुमेन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो हैं जस्टिस इंदिरा मुखर्जी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, एंड जस्टिस मिसेस भानुमति। आपको शायद ध्यान होगा जो निर्भया केस में जो लास्ट सुनवाई हुई थी रात को, आधी रात को हुई थी और उसमें ये जस्टिस भानुमति ने जो उनके वकील थे पी सिंह, उनकी पिटीशन को रद्द कर दिया था, कैंसिल कर दिया था और तब उसके बाद उन कल्प्रिट्स को डेथ सेंटेंस की सजा दी गई थी, फांसी दी गई। तो ये उस केस की सुनवाई ये मिसेस भानुमति ने ही की थी आधी रात को और उसके तुरंत बाद उनको सुबह सभी कल्प्रिट्स को फांसी दे दी गई थी। अभी आज की डेट में 3 वुमेन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की टेन्योर कब तक होती है, चीफ जस्टिस की और जजेस की टेन्योर कब तक होती है, उसके लिए टेन्योर है इज अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। चीफ जस्टिस के लिए भी यही एज है और बाकी जजेस के लिए भी है रिटायरमेंट।
इज टेन्योर फिक्स्ड? आंसर इज यस। इसका मतलब चीफ जस्टिस या किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट को के जज को उनके 65 साल की एज, उनकी टेन्योर पूरा होने से पहले नहीं हटाया जा सकता। द ओनली एक्सेप्शन इज इम्पीचमेंट। पर यहाँ पर मैं कहूँगा कि इम्पीचमेंट वर्ड बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ है। हम यहाँ कहेंगे कि रिमूवल ऑफ जजेस of Supreme Court before completion of their tenure is possible by removal, and who has the authority to remove judges? Our parliament. क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया गया उनकी टेन्योर पूरा होने से पहले? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और किसी जज के अगेंस्ट रिमूवल मोशन इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ पार्लियामेंट में। आप कहेंगे कि जो हमारे दीपक मिश्रा थे 45th चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ हुआ था रिमूवल मोशन, पर ऐसा नहीं है। उनके खिलाफ हमारे राज्यसभा के मेंबर्स ने राज्यसभा के चेयरपर्सन यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू को ये डिमांड की थी कि आप हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए, पर श्री वेंकैया नायडू ने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, एक्सेप्ट ही नहीं किया था, इसलिए इम्पीचमेंट या रिमूवल मोशन इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। तो आज तक हमारे यहाँ कोई भी चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ना किसी को हटाया जा सका उनकी टेन्योर पूरी होने से पहले। अब एक हमारे चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह को एक बार प्रेसिडेंट भी बनाया गया था, जब हमारे प्रेसिडेंट श्री वी गिरी ने रिजाइन कर दिया था और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली थी। जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया था 1969 में, इस तरह मोहम्मद हिदायतुल्लाह को चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनाया गया था। तो एकमात्र चीफ जस्टिस जिनको हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी बनाया गया वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इनको ओथ ऑफ ऑफिस कौन एडमिनिस्टर कराता है? प्रेसिडेंट। और अगर चीफ जस्टिस या किसी जज को रिजाइन करना हो तो अपना रेजिग्नेशन वो किसको एड्रेस करेंगे? प्रेसिडेंट को। तो ये इस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट होती है। अब हु रिकमेंड अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो उसके लिए एक है इंस्टीट्यूशन, कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस होते हैं प्लस सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि हु शैल बी द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हु शैल बी द न्यू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ऐसा हमारे यहाँ कन्वेंशन है कि रिटायरिंग चीफ जस्टिस 1 महीना पहले अपने देश के होने वाले नए चीफ जस्टिस का नाम डिक्लेयर करते हैं। जैसे जो श्री गोगोई थे, उन्होंने करीब 1 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि श्री
शरद अरविंद बोबड़े नए चीफ जस्टिस होंगे। दिस इज ए कन्वेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आपको बताएंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस और जजेस हैं, ये जनरली हमारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस या जजेस में से बनाए जाते हैं। ये इंदु मल्होत्रा पहली सुप्रीम कोर्ट की जज थी जिन्हें डायरेक्ट बेंच टू फ्रॉम बार टू बेंच बनाया गया। इससे पहले ये एक लॉयर थी और उनको हमारे प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंदु मल्होत्रा। अब आपको बताते हैं jurisdiction of Supreme Court. Thus, jurisdiction of Supreme Court can be divided under three headings. First is original jurisdiction. Second is appellate jurisdiction. And third is advisory jurisdiction. तो इन तीन हेडिंग्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम जितने भी पॉइंट्स बताएंगे आपको पहले वो बताएंगे ओरिजिनल जुडिक्शन। सबसे पहला आप इसमें पॉइंट लिखिए ओरिजिनल जुडिक्शन में, अगर मान लीजिए कोई दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स हैं, उनमें कोई डिस्प्यूट है आपस में, तो उनको कौन रिजॉल्व करेगा? हमारी सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह अगर मान लीजिए किसी स्टेट का या दो स्टेट्स का या दो से ज़्यादा स्टेट्स का कोई डिस्प्यूट है हमारी यूनियन गवर्नमेंट के साथ, तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा? हमारी सुप्रीम कोर्ट। तो आप पहले में लिखिए डिस्प्यूट between center versus states or among states shall be resolved by Supreme Court. Dispute between center versus states or among states shall be resolved by Supreme Court. अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से या राजस्थान गवर्नमेंट से, तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। या इसी तरह किसी स्टेट का या दो स्टेट का कोई डिस्प्यूट है यूनियन गवर्नमेंट के साथ, तो उसको वो कहाँ जाएगा केस? सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उसमें रिजॉल्व करेगा उस केस को। सेकंड इज नंबर 2 आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जब हम आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे तो उसमें हमारे पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, और उसमें आर्टिकल जो 32 है ये क्या कहता है? वन ऑफ द हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमने गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बनाया है? अपनी सुप्रीम कोर्ट को। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं हर सिटीजन को। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं।
और ये बहुत सेक्रेड राइट्स है। अगर किसी गवर्नमेंट के एक्शन से हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हो या वायलेट हो रहे हो, तो हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या हम अपने हर राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए? नहीं। पर हम अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। इसी तरह अंडर ये वैसे यहाँ थोड़ा कहना वो इसके अलग से लिखेगा इसको। आर्टिकल 226 में हम डायरेक्टली जा सकते हैं हाई कोर्ट में फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। तो अ, आप का कोई फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट के किसी एक्शन से इन्फ्रिंज हो रहा है, वायलेट हो रहा है, आप सफरर हैं, आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अपना फंडामेंटल राइट, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स इश्यू करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकता है। वो 5 तरह की रिट्स हम ये जुडिक्शन के बाद आपसे डिस्कस करेंगे। थर्ड इज, ये सब ओरिजिनल जुडिक्शन के पॉइंट्स हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सिविल और क्रिमिनल केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि एक हाई कोर्ट से वो चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, उसको दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते। जैसे अगर जो ये गुजरात में जो मुस्लिम्स का मैसेकर हुआ गोधरा कांड में, तो उसके बाद जो राइट्स हुए उसकी जांच के लिए कर रही थी गुजरात हाई कोर्ट। मामला था गुजरात हाई कोर्ट में, पर विक्टिम्स ने कहा कि हमें गुजरात हाई कोर्ट में इम्पार्शियल ट्रायल होने की उम्मीद नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया वो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट। इसी तरह चंदा बाबू केस में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनके लड़कों को जिंदा जलवा दिया था, तो वो केस चल रहा था पटना हाई कोर्ट में। चंदा बाबू ने कहा कि वहाँ उन्हें इम्पार्शियल ट्रायल होने की उम्मीद नहीं है और ये केस ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट में। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस केस को ट्रांसफ़र कर सकते हो दिल्ली हाई। सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दें। नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ पॉइंट। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का है and it should be decided by Supreme Court, then Supreme Court can direct various high courts to transfer all such cases before the Supreme Court, and Supreme Court alone will decide the case. जैसे मैं इसमें बताता हूँ आपको, 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज किया इंडियन करेंसी में 1000 और 500 के नोट्स को। अब इस गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज किया गया वेरियस हाई कोर्ट्स में और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी। अब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का है एंड इट शुड बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को डायरेक्ट किया
कि डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी पिटीशंस हैं सब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी जाए और सुप्रीम कोर्ट ही इसमें सुनवाई करेगा। और जैसा कि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट के एक्शन को जस्टिफाई किया, उसको सही बताया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई मैटर नेशनल इम्पोर्टेंस का है और सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना चाहिए, तो वो सभी हाई कोर्ट्स को ऑर्डर कर सकता है कि इससे रिलेटेड मैटर्स आप सुप्रीम कोर्ट भेज दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करता है? सुप्रीम कोर्ट ऐसा इसलिए करता है कि अगर कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट है और डिफरेंट हाई कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, तो डिफरेंट हाई कोर्ट्स डिफरेंट रूलिंग दे सकते हैं। इससे एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो। मान लीजिए डीमोनेटाइजेशन के केस में कुछ हाई कोर्ट गवर्नमेंट के एक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर देते, कुछ वैलिड डिक्लेयर कर देते, तो एक कन्फ्यूजन की स्टेट रहती। इसको अवॉइड करने के लिए ये प्रोविजन बनाया गया है। नेक्स्ट लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950 में। उसके बाद उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी होते रहे, पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आज की डेट में मान लीजिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट उस प्रोविजन को रिव्यू कर सकती है और उसको अनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को रिव्यू कर सकते। नेक्स्ट इज लिखिए सेल्फ कॉग्निजेंस। क्या सुप्रीम कोर्ट तभी कोई एक्शन लेगी जब कोई पिटीशन फाइल करेगा? नहीं। सुप्रीम कोर्ट सेल्फ कॉग्निजेंस भी ले सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे ये मैटर नेशनल इम्पोर्टेंस का है और इस पे कुछ एक्शन होना चाहिए। जैसे गंगा के पोल्यूशन को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गंगा एक्शन प्लान बनाने का ऑर्डर किया हमारी यूनियन गवर्नमेंट को। इसी तरह दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए कमर्शियल डीजल व्हीकल्स जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनकी दिल्ली में एंट्री बंद करवाई, उनकी दिल्ली में चलना बंद करवाया। इसी तरह आपने देखा होगा जिन कमर्शियल दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि जिन कमर्शियल व्हीकल्स ने ऑफलोडिंग दिल्ली में नहीं करनी है उन्हें दिल्ली में एंट्री ना करने दिया जाए, बल्कि ऑल्टरनेटिव रूट से दूसरी स्टेट्स में जाना दिया जाए, जिससे यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम कम हो। तो सुप्रीम कोर्ट सेल्फ कॉग्निजेंस भी ले सकती है किसी मैटर ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। हमारी सुप्रीम कोर्ट लॉ को एग्जामिन करती। कई बार ये हो सकता है कि किसी बारे में कोई लॉ ही ना हो और सुप्रीम कोर्ट को लगे कि इस बारे में लॉ बनाना चाहिए। लॉ बनाना इसका काम है, लेजिस्लेचर का काम है, जुडिशरी का काम तो नहीं है ना लॉ बनाना। जुडिशरी का काम है लॉ को डिसाइड करना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उसकी लीगैलिटी को एग्जामिन करना, और लॉ बनाना काम है लेजिस्लेचर। तो आपने देखा होगा 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में प्रेवलेंट थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल
इल्लीगल डिक्लेयर कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पार्लियामेंट को ऑर्डर किया कि आप 6 महीने के अंदर-अंदर ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस के अगेंस्ट लॉ बनाएँ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेट किया पार्लियामेंट, और फिर जैसे आप जानते हैं हमारी यूनियन पार्लियामेंट ने ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस के अगेंस्ट लॉ बनाया, और आज की डेट में ट्रिपल तलाक इल्लीगल है और पनिशेबल ऑफेंस है। अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दे के तलाक देता है तो वो इनवैलिड है और पनिशेबल ऑफेंस। तो आप इसमें लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में डिक्टेट, सुप्रीम कोर्ट में डिक्टेट पार्लियामेंट टू मेक लॉ on any specific subject, on any specific subject. नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेगा आप, अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, कंसीलिएशन एक्ट 1996, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन can also be initiated in Supreme Court. तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जैसे बहुत बार मल्टीनेशनल कंपनीज में डिस्प्यूट हो जाता है, एप्पल का डिस्प्यूट है सैमसंग के साथ, कॉलगेट का डिस्प्यूट है पतंजलि के साथ। इस तरह के अगर दो कंपनियों में डिस्प्यूट हो मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसका भी आर्बिट्रेशन सुप्रीम कोर्ट में इनिशिएट हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा, हमने 8 पॉइंट आपको इसमें ओरिजिनल जुडिक्शन में ये लिखा है। अब हम इसमें सेकंड है एपीलेट जुडिक्शन। एपीलेट जुडिक्शन, एपीलेट जुडिक्शन का मतलब है कि आप लोअर कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और यहाँ लोअर कोर्ट से बेसिकली मतलब क्या है, हाई कोर्ट। क्या हाई कोर्ट के हर डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? आंसर इज नो। अगर हाई कोर्ट कोई डिसीजन देती है और उस डिसीजन से एग्रीव्ड पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में तभी अपील कर सकती है जब हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेशन दे कि हमारे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे भाई दिस शुड नॉट बी द केस, हर फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, पर नहीं। ये प्रोविज़न इसलिए किया गया है कि अगर ऐसा किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में फ्लड आ जाएगा केसेस का। तो ये ज़रूरी है कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करे कि हमारे इस फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तभी उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल जुडिक्शन में मैंने जो 8 पॉइंट बताया आपको, अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड इन सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें आपको मैंने जैसे कहा कि मल्टीनेशनल कंपनीज
कई देशों में ऑपरेट करती हैं। तो आजकल जैसे ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, एक ही कंपनी के अलग-अलग कंट्रीज़ में भी फैक्ट्रीज़ होती है, ब्रांचेज़ होती हैं। अगर मान लीजिए 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ का कोई डिस्प्यूट है, तो उसको अ, उस रिज़ॉल्व करने का इनिशिएटिव भी सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एप्पल कंपनी बेसिकली कहाँ की है? अमेरिका की। और इसी तरह सैमसंग कंपनी कहाँ की? साउथ कोरिया की। एप्पल कंपनी के ऑफिसेज़ यहाँ पर भी हैं इंडिया में, सैमसंग के भी हैं। इनका कोई डिस्प्यूट है आपस में किसी सब्जेक्ट को लेके, तो उसको आर्बिट्रेशन सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अच्छा, जैसे हम बता रहे थे एपिलेट जुडिक्शन। एपिलेट जुडिक्शन में आप पहला पॉइंट लिखिए, द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस, civil and criminal case can be challenged in Supreme Court if certified by High Court। तो चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, उसको अगर अपने डिसीजन को साथ ये सर्टिफिकेशन देती है हाई कोर्ट कि अवर डिसीजन कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सेकंड पॉइंट आप नोट कीजिए, ओरिजिनल जुडिक्शन में मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई मैटर नेशनल इम्पोर्टेंस का है और इसको सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, तो हाई कोर्ट्स को वो डिक्टेट करता है सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टिव देता है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर। पर जब एपिलेट जुडिक्शन में क्या होता है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट हाई कोर्ट के पास आया और हाई कोर्ट को लगता है कि ये सब्जेक्ट या ये मैटर नेशनल इम्पोर्टेंस का है और इसको सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में डिसाइड करना चाहिए, तो वो मैटर ट्रांसफर किया जा सकता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। आप इसको लिखिए, इफ इन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट, if in the opinion of high court in civil case a matter is of national importance and it should be decided by Supreme Court, then the same can be transferred to Supreme Court। इसके एग्जाम्पल को हम इस तरह समझ सकते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट एक केस आया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट को लगा कि ये मैटर नेशनल इम्पोर्टेंस का है और इसको मैटर को सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, तो हाई कोर्ट ने वो मैटर ट्रांसफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के पास और फिर सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट अपना डिसीजन दिया और उसको ज़्यादा हार्श पनिशमेंट उसमें प्रेस्क्राइब। थर्ड लिखिए, क्रिमिनल केस में अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने किसी
ऐसे पर्सन को 10 साल, 10 साल से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी दी, जिसको लोअर कोर्ट ने कल्प्रिट नहीं माना था। तो अब ऐसे केस में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। इसमें अब हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी मर्डर केस में सेशन कोर्ट ने किसी कल्प्रिट को इनोसेंट माना या उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और उसको कोई सजा नहीं दी, उसको फ्री कर दिया। अब जो दूसरी पार्टी थी उसके अगेंस्ट, वो चली गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस पर्सन को 10 साल, 10 साल से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी दे दी। अब ऐसे में सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये मैटर जाएगा ही जाएगा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? इसमें देखिए आप, लोअर कोर्ट ने एक्यूज को फ्री कर दिया था, उसको कोई सजा नहीं दी, पर हाई कोर्ट ने उसको बड़ी हार्श पनिशमेंट दी है, 10 साल या 10 साल से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी। तो कहीं हाई कोर्ट ने कोई बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर दी है, ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई गलती हुई है हाई कोर्ट से, इस वजह से इसको एग्जामिन करने के लिए ऐसी केस सिचुएशन में केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, कोई उसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए इसको, इन क्रिमिनल केस if high court awards death penalty, life imprisonment, (10 years of imprisonment), more than 10 years of imprisonment, to a culprit earlier not convicted by lower court then the case shall be referred to Supreme Court. No certification by High Court is needed. No certification by High Court is needed. अब मान लीजिए किसी केस में सेशन कोर्ट ने तो किसी को फ्री कर दिया, पर हाई कोर्ट ने उसे मान लीजिए 5 साल की सजा सुनाई, तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है हाई कोर्ट की या नहीं? अब जरूर, क्योंकि ये 10 साल से उन्होंने कम सुनी हाई कोर्ट। अब इसमें 4th पॉइंट नोट कीजिएगा आप, एपीलेट जुडिक्शन में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की पावर्स अनलिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट जैसे मैंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसलों के अगेंस्ट अपील एक्सेप्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री के किसी भी डिसीजन, किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्राइब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट अपील को
एक्सेप्ट कर सकती है अपने डिस्क्रिशन पे। कई बार आपने जैसे सुना होगा कि किसी गांव में किसी एक लेडी ने एक सिंपल पेपर पे या पोस्ट कार्ड पर अपनी ग्रीवियंस भेज दी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज पिटिशन विदाउट एनी कोर्ट फी एटसेट्रा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री के किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्राइब्यूनल, जैसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल होती है, जीएसटी ट्राइब्यूनल हो सकती है, कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इस तरह किसी भी ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट अपील को एक्सेप्ट कर सकती है ये कोर्ट की अपने डिस्क्रिशन। नेक्स्ट इज एडवाइजरी जुडिक्शन। तो आप इसको भी लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सेप्ट अपील ऑन its own discretion, appeal on its own discretion against decision of any court or tribunal, any court or tribunal in India। तो ये 4 पॉइंट हैं एपिलेट जुडिक्शन। अब हमने जुडिक्शन में थर्ड हेडिंग क्या दिया था, एडवाइजरी ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट से कौन लीगल एडवाइस ले सकता है? क्या हम सुप्रीम कोर्ट से लीगल एडवाइस ले सकते हैं? नहीं। तो हु इज कॉम्पिटेंट टू टेक लीगल एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? तो आंसर इज प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट कॉम्पिटेंट हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के इशू पर लीगल एडवाइस ले सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है हमारे प्रेसिडेंट को लीगल एडवाइस देने के लिए? आंसर इज यस, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू टेंडर लीगल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने लीगल एडवाइस दे दी प्रेसिडेंट को, इज प्रेसिडेंट बाउंड टू गो बाय द लीगल एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट? आंसर इज नो, ही इज नॉट। वो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है उस लीगल एडवाइस को मानने के लिए। एपिलेट जुडिक्शन में मैंने जैसे 4th पॉइंट आपको बताया है, सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सेप्ट अपील ऑन इट्स ओन डिस्क्रिशन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन इंडिया। मान लीजिए किसी केस में हाई कोर्ट ने, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, सर्टिफाई नहीं किया कि दिस डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। तो एक तरह से लीगली अब सुप्रीम कोर्ट में तो आप नहीं जा सकते, पर आपने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हुआ और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है हाई कोर्ट के उस फैसले के अगेंस्ट पिटीशन को जिसमें उसने सर्टिफिकेशन नहीं दी है। इसी तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट इंडिया के किसी भी कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील एक्सेप्ट कर सकता है। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, दुनिया में बहुत सी ट्राइब्यूनल है, जैसे मैंने आपको कहा इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, सेल टैक्स ट्राइब्यूनल, या जीएसटी ट्राइब्यूनल, एक्साइज ट्राइब्यूनल, ये सब होती थी। या आप जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वगैरह है। किसी डिसीजन को आप हर डिसीजन को तो नहीं चैलेंज कर सकते सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर। जैसे मैंने आपको किसी लेडी का ही बताया,
कोई गांव से किसी लेडी ने एक सिंपल पेपर पे अपनी पिटीशन लिख दी, अपनी ग्रीवियंस लिख दी रादर, तो उसको चाहे तो सुप्रीम कोर्ट लीगल पिटीशन मान के एक्सेप्ट कर सकता है और उस पे कार्रवाई कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स अनलिमिटेड है, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स। डिस्क्रिशनरी पावर्स मतलब इन एक्सेप्शनल केसेस such things can do happen. तो एडवाइजरी जुडिक्शन, आपके डीयू लॉ एंट्रेंस में बार बार क्वेश्चन इसी बारे में पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन सीक लीगल एडवाइस फ्रॉम प्रेसिडेंट। तो आंसर इज Article 143. This is very important article. Under Article 143, President can seek legal advice from the Supreme Court on any question of national or international importance. तो इसमें आपको बस ध्यान रखना है, Supreme Court is bound to tender legal advice to the President, but President is not bound to go by the advice of Supreme Court. और इंडिया में कौन है एलिजिबल सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस, लीगल एडवाइस मांगने के लिए? सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक आपको ये कवर किया, जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है रिट्स। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि कोई भी क्वेश्चन रिट्स से रिलेटेड ना आए। तो मैंने जो आपको ओरिजिनल जुडिक्शन में सेकंड पॉइंट बताया था, रिट जुडिक्शन पावर, आर्टिकल 32, कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। वो एंश्योर करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो किसी भी सिटीजन के वायलेट ना हो, इन्फ्रिंज ना हो। तो अब मान लीजिए मैं सिटीजन हूँ इंडिया का और मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है किसी गवर्नमेंट एक्शन से, तो मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्टली जा सकता हूं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। अभी चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट करा रहे हैं, हाई कोर्ट नहीं करा रहे, तो हाई कोर्ट में भी हम जा सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 226। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 5 तरह की रिट्स इशू करके हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। और वो 5 तरह के रिट्स के आप नाम लिखिए। सबसे पहले हेबियस कॉर्पस, सेकंड इज मैंडेमस, थर्ड इज सर्शुरारी, फोर्थ इज प्रोहिबिशन, एंड फिफ्थ इज को वारंटो। हेबियस कॉर्पस का मतलब है प्रोड्यूस द बॉडी, mandamus mean we command or we order। सर्शुरारी का मतलब है we certify। प्रोहिबिशन we prohibit। और को वारंटो by
what authority? इन पांचों प्रोविजंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पांचों रेट्स को किस केस में क्या रेट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। जैसे प्रोड्यूस द बॉडी से लगता है जैसे डेड बॉडी, नहीं, इसमें का मतलब प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर द कोर्ट। हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी ये पांचों रिट्स हैं ये अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट बॉडीज यूज होती हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट एजेंसीज पे नहीं यूज होती है। इन एक्सेप्शनल केसेस these writs can be issued against private individuals or agencies, but normally against government bodies and institutions. Habeas corpus produce the body. हमारे यहाँ देश में बहुत सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकल पुलिस होती है, आर्मी होती है, ऐसे ही सीबीआई है, सीबीआई, सीआईडी, एनआईए, रॉ, इस तरह से एजेंसीज हैं। आपने देखा होगा इनके लिए जो टर्म यूज करते हैं, उठा लेते हैं ये। मान लो किसी सिटीजन को लोकल पुलिस या कोई सिक्योरिटी एजेंसी उठा ले गई, अब उसको तो डिटेन कर दिया गया बिहाइंड द बार्स। अब उसकी जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वो खतरे में पड़ गई, उसकी हैम्पर हो गई, आपने उसकी फ्रीडम को बंद कर दिया, खत्म कर दिया। अब अक्सर उस पर्सन के जो जिसको डिटेन किया गया है वो क्लेम करते हैं कि हमारे इस रिलेटिव को इनोसेंट है वो और इसको इलीगली डिटेन किया हुआ है। मान लीजिए सीबीआई वाले किसी के लड़के को उठाकर ले गए और वो उसके रिश्तेदार अप्रोच किए सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे लड़के को सीबीआई वाले वो बिना किसी रीजन के उठा ले गए, वो इनोसेंट है और उसका राइट टू फ्रीडम इंश्योर किया जाए, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। अगर सुप्रीम कोर्ट कन्विंस्ड है उनकी बात से, तो वो सीबीआई को ऑर्डर करेगी प्रोड्यूस द बॉडी, प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर द कोर्ट, और सीबीआई उस पर्सन को फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करेगी। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी कि सीबीआई ने इसको लीगली डिटेन किया हुआ है या डिटेंशन इलीगल है। अगर डिटेंशन इलीगल है तो उस पर्सन को रिलीज करने के ऑर्डर दे। इस तरह से उसके फंडामेंटल राइट्स को एंश्योर करेगी। जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब सबसे ज्यादा पिटिशंस यही फाइल होती है। अब जनरली हर एक्यूज को उसके रिलेटिव तो इनोसेंट ही बताते हैं, पर कोर्ट ये चेक कर एग्जामिन करेगी कि इसको लीगली डिटेन किया हुआ है या इलीगली डिटेन किया हुआ। अगर उस गवर्नमेंट एजेंसी ने इलीगली डिटेन किया है तो उसको रिलीज करने के ऑर्डर कर दे। पर क्या ये एप्लीकेबल सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज पे होगा? यस। मान लीजिए 4 बदमाशों ने किसी पर्सन को उठा लिया, अगवा कर लिया और कहीं पर रंगदारी के लिए या फिरौती के लिए, रैंसम के लिए कॉल कर दिया। अब जिस पर्सन को उठाया गया उनके रिलेटिव्स को पता लग गया कि इन्होंने इसको यहाँ छुपा रखा है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि
हेबियस कॉर्पस में कि हमारे पर्सन को रिलीज कराया जाए, नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आप लोकल पुलिस पे जाइए, लोकल पुलिस रेड करेगी और उसको छुड़ाएगी और फिर उन कल्प्रिट्स के अगेंस्ट केस रजिस्टर करेगी। तो ये जो रेट्स हैं, ये गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट बॉडीज के अगेंस्ट ही जनरली यूज की जाती हैं। सेकंड इज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड या वी ऑर्डर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रही, कमांड कर रही है इसको, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट बॉडीज को, कि आप लीगली अपनी ड्यूटी पूरी करें जो वो नहीं कर रही। जैसे मान लीजिए डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका क्या काम है? प्लैन्ड डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली, और इसके लिए डिफरेंट स्कीम्स में वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल फ्लैट्स, प्लॉट्स वगैरह अलॉट करती है। अब आपने भी किसी प्लॉट के लिए अप्लाई किया हुआ है, काफ़ी साल बीत गए और डीडीए अपनी उस लीगल ड्यूटी को पूरा नहीं कर रही, देन यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। या आपको पता लग रहा है कि काफ़ी लोगों को तो उन्होंने ब्राइब लेके प्लॉट इशू कर दिए हैं, आपने ब्राइब नहीं दी तो अभी तक आपका नहीं इशू किया गया, तो आपका राइट टू इक्वलिटी हैम्पर हो गया। आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में आपने केस को स्टडी किया और आपकी बात सही लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को ऑर्डर किया, कमांड किया कि आप इस केस को देखिए और इनको प्लॉट अलॉट कीजिए। तो इससे आपका जो राइट टू इक्वलिटी मेंटेन रहा, इन्फ्रिंज नहीं हुआ, वायलेट नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को ऑर्डर करेगी कि आप जिस लीगल ड्यूटी के लिए बनाए गए हैं उस लीगल ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए। अभी मैं इन पांचों के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स भी लिखाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा बस वैसे समझा रहा हूं। थर्ड इज सर्श्योरारी। सर्श्योरारी का मतलब होता है वी सर्टिफाई। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसी अपनी लीगल ड्यूटी तो पूरी कर रही है, पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये पर्टिकुलर केस है, फिट है इसको रिकंसिडरेशन के लिए, तो वो ऑर्डर कर सकती है उस कंसर्न्ड एजेंसी को कि आप इस बारे में एप्रोप्रिएट एक्शन लें। इसलिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल इस तरह से समझाना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं सीबीएसई। सीबीएसई ने 12th के एग्ज़ाम लिए और एक स्टूडेंट के नंबर आए फिजिक्स में 97, केमिस्ट्री में 98, मैथ्स में 27, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंग्लिश में इस स्टूडेंट ने आईआईटी का एग्ज़ाम भी दिया था और आईआईटी का एग्ज़ाम भी इसने क्रैक कर लिया। पर जब सीबीएसई से रिजल्ट आया तो इस स्टूडेंट के मैथ्स में सिर्फ 27 मार्क्स आए और अब ये आईआईटी में भी एडमिशन नहीं ले सका क्योंकि इसको तो ये तो पास ही नहीं हुआ 12th में। अब इस स्टूडेंट ने एज द रूल्स ऑफ सीबीएसई री एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई में अप्लाई किया। अब सीबीएसई ने री एग्जामिन करवाया इसका मैथ्स की आंसर शीट को और 1 महीने के अंदर आंसर जवाब लिख के भेज दिया कि नो चेंज इन रिजल्ट। अब ये स्टूडेंट गया सुप्रीम कोर्ट के पास
कि मेरे इस मैथ के पेपर को एग्ज़ामिन करने में डेफ़िनेटली गलती हुई है। इससे पहले ये दोबारा गया सीबीएसई। सीबीएसई को इसने दोबारा अपील की कि माई मैथ्स आंसर शीट शुड बी री री-एग्ज़ामिन्ड। तो सीबीएसई से जवाब आ गया, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर री-एग्ज़ामिन of the answer sheet and your request has been cancelled. अब ये स्टूडेंट गया सुप्रीम कोर्ट कि डेफिनेटली मेरे आंसर शीट को मार्क करने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कन्विंस थी कि एक स्टूडेंट के जिसके फिजिक्स में 97 हो, केमिस्ट्री में 98 हो, इंग्लिश और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी बड़े अच्छे मार्क्स हो और आईआईटी का उसने एंट्रेंस भी क्लियर कर लिया हो, तो उसके मैथ्स में कैसे 27 ही रह गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को ऑर्डर किया, वी सर्टिफाई दैट दिस केस इज फिट टू बी री-एग्जामिन्ड, टू बी रिकंसिडर्ड। काइंडली re-examine the mark sheet of the concerned person. अब क्या हमारी सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट के उस लेटर को इग्नोर कर सकती, उस ऑर्डर को इग्नोर कर सकती? ऑब्वियसली नॉट। तो जो सीबीएसई के चेयरपर्सन थे, उन्होंने पर्सनली इस मैटर को देखा कि ऐसा कैसे है, और फिर जब उन्होंने एग्जामिन कराया तो पाया कि पहले वाले एग्जामिनर ने ड्रंक हालत में उस कैंडिडेट की आंसर शीट को एग्जामिन करके सिर्फ 27 मार्क्स दे दिए। अब ये गलती जब उसने री एग्जामिन के लिए अप्लाई किया तो क्यों नहीं पकड़ में आई? तब ये चेक किया हुआ कि जिस इन्विजिलेटर को इसको री एग्जामिन करने के लिए कहा गया, मान लीजिए उसके पास 100 आंसर शीट भिजवाई गई री एग्जामिन करने के लिए, उसने बिना किसी आंसर शीट को री एग्जामिन करे अपनी रिपोर्ट बना दी, नो चेंज इन मार्क्स, नो चेंज इन मार्क्स, और अपना सीबीएसई को सबमिट कर दी। पर फाइनली ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस कैंडिडेट को जस्टिस मिला और उसको फिर रिवाइज मार्कशीट में, मैथ्स में ऑब्वियसली उसके 98 99 मार्क्स कुछ ऐसे आए थे, और उसको रिवाइज मार्कशीट दी गई और उसका आईआईटी में एडमिशन भी हो गया। अब नेक्स्ट मैंने बताया प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जब कोई कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाकर कोई काम, कोई डिसीजन दे रही हो किसी मामले में, या वो एक्सेप्ट कर लिया हो डिसीजन, तो उसको, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट को ऑर्डर करेगी, स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज दिस इज आउट ऑफ योर जुरिस्डिक्शन। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए टाडा कोर्ट है, टाडा कोर्ट क्या देख रही है? हमारे टेररिस्ट एक्ट के केसेस को। हमारे यहाँ मैट्रिमोनियल के कोर्ट्स है, वो देख रहे हैं मैट्रिमोनियल इश्यूज पे। कोई सिविल कोर्ट है, कोई क्रिमिनल कोर्ट है, तो सबकी अलग अलग एक जुडिक्शन, डिफाइंड प्री डिफाइंड जुडिक्शन होती है। कोई कोर्ट अपनी जुडिक्शन से बाहर जाकर काम कर रही हो, तो ऐसे में हमारी सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट को प्रोहिबिट कर देती है कि आप इस पर्टिकुलर केस पे हियरिंग बंद कर दे, प्रोसीडिंग्स बंद कर दे, ये आपकी जुडिक्शन के बाहर। नेक्स्ट इज को वारंटो।
को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी? By what authority are you holding a public post? जैसे आज रिलायंस कंपनी के चेयरपर्सन कौन है? मुकेश अंबानी। कल को वो अपने लड़के को चेयरपर्सन बना दे, तो क्या हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और को वारंट और रिट की डिमांड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि chairperson of Reliance Industries Limited is not a public post. यहाँ गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अगर किसी ने इलीगली ऑक्युपाई की है तो उसके अगेंस्ट हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ जैसे एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एंड यू आर द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्स and you are the senior most deputy director of the AIIMS। डायरेक्टर की पोस्ट पे रिटायरमेंट होने के बाद आपका क्लेम बनता है उस पोस्ट के लिए, डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, पर हेल्थ मिनिस्टर ने आपसे जूनियर को बना दिया डायरेक्टर। आप चले गए सुप्रीम, आपका राइट टू इक्वलिटी हैम्पर हुआ, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को आपने कन्विंस किया कि ये जो अपॉइंटमेंट है इलीगल है और आपका क्लेम बनता है इस सीट के लिए। सुप्रीम कोर्ट आपकी बातों से सेटिस्फाई हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया, पिटीशन को वारंटो रिट इशू की टू द डायरेक्टर। बाय व्हाट अथॉरिटी are you holding this seat? Justify your authority। अगर सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड है तो ठीक है, वरना उसको हटाने के ऑर्डर कर देगा। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अखिलेश यादव गवर्नमेंट ने अनिल यादव को चेयरपर्सन बना दिया था यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का। अनिल यादव क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे, तो एक लॉयर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ पिटीशन फाइल की कि ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब सिंस ही बिलोंग्स टू क्रिमिनल बैकग्राउंड। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनिल यादव को वारंटो पिटीशन रिट भेजी कि जस्टिफाई योर अथॉरिटी ऑन दिस सीट। वो जस्टिफाई नहीं कर पाए तो उनको हटाने के ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी की गवर्नमेंट को दिए। इसी तरह एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। 1977 में जब मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने श्री जगजीवन राम और श्री चरण सिंह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब एक लॉयर ने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोरारजी देसाई का इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है और उन्हें इस पोस्ट से हटाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ये वैलिड लगता रीजन तो सुप्रीम कोर्ट जगजीवन राम और चरण सिंह को वारंटो रिट इशू करती, जस्टिफाई योर अथॉरिटी ऑन दिस सीट। अगर वो जस्टिफाई कर पाते तो कंटिन्यू रहते, पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉयर की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट लाइक अनदर प्राइम
इज अनदर कैबिनेट मिनिस्टर। और उसके बाद तो आप फिर देख रहे हैं ये प्रैक्टिस चलती रही। इसके बाद आप जैसे वीपी सिंह ने देवीलाल जी को बनाया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी ने ये अडवाणी जी को बनाया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। पर हमारे यहाँ जैसे मनमोहन सिंह जी ने या ये नरेंद्र मोदी ने किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। इसी तरह स्टेट लेवल पे आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो इस तरह से ये 5 रिट्स इशू करके सुप्रीम कोर्ट एंश्योर करता है कि किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स इंटैक्ट रहें, वायलेट ना हो, इन्फ्रिंज ना हो। अब इसमें आप थोड़ा-थोड़ा पॉइंट इसमें आप लिख लीजिएगा पाँचों में। तो आप सबसे पहले लिखिएगा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस पे लिखिएगा टू रिलीज ए पर्सन who has been detained unlawfully, to release a person who has been detained unlawfully by any government agency. मैंडेमस में लिखेगा to secure the performance of public duties by lower court, tribunal or public authority. सर्शियरी में लिखेगा टू सर्टिफाई द वैलिडिटी of the order of the lower court or government authority and order lower court or government authority to review its decision so that justice can be granted to the victim. प्रोहिबिशन में लिखेगा to prohibit an inferior court from continuing the proceedings in a particular case where it has no jurisdiction to try. TRY. को वारंटो में लिखेगा
टू restrain a person from holding a public office which he is not entitled। आपको एन रे केस के बारे में बता दें, उस वक्त मिसेस इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके ए एन रे को बनवाया था हमारा नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें इंदिरा गांधी का कहना था कि हमारी जुडिशरी भी कविटेड होनी चाहिए, कविटेड जुडिशरी। इसका मतलब कि अवर जुडिशरी शुड आल्सो बी कंड्यूसिव टू हेल्प द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स पॉलिसीज। जैसे हमारे गवर्नमेंट का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का में क्या ऑब्जेक्टिव है, इंडिया में एक सेकुलर सोशलिस्टिक सोसाइटी बनाना। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इसमें इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में हिंड्रेंस बने तो ये मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए इसको अचीव करना। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि जजेस जो है वो कविटेड होने चाहिए टुवर्ड्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, तभी हम इजीली काम कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ए एन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट नया करवाया, सुपरसीडिंग द सीनियर judges of Supreme Court, but this case could not fall under quo warranto। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में ही था। आप ये ऐसा जिसको हम quo warranto में नहीं ले सकते। सर, इन केस ऑफ CBSE मैटर, is there any punishment by the Supreme Court for the teachers who were drunk or did not recheck the आंसर शीट? इसमें बेटा मैं कहना चाहूँगा कि CBSE हैज़ नो राइट टू पनिश द इन्विजिलेटर्स, द एग्जामिनर्स। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वो आगे अपने उनको टीम से हटा सकते हैं फ्यूचर के लिए। उनको पनिश करने का ऐसा CBSE के पास कोई राइट नहीं है। CBSE ने उस टीचर को जिसने ड्रंक हालत में किया या बाद में जिस टीचर ने बिना आंसर शीट चेक के सबकी वो नो चेंज की रिपोर्ट बना दी, अपने पैनल से बाहर कर दिया होगा। CBSE उनको पनिश नहीं कर सकती और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर उनको पनिश करने का नहीं दिया था। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट जो ये टॉपिक था यूनियन गवर्नमेंट, इसमें हमने तीनों ऑर्गन करा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और उसमें शुरुआत करेंगे पहला ऑर्गन यानी लेजिस्लेचर से। ओके, थैंक यू।